हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए लेक्चर में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक फ्लो और थिक्सोट्रॉफी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के दो फ्लोज को डिस्कस किया था। आप उनकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ जो हमारे वीडियो लेक्चर के नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। तो कटारिया फार्मेसी ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उस पर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स और अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपकी स्टडीज को बेटर करने में हेल्प करेंगे। तो वो जाकर आप ऐप पे चेक कर सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक फ्लो और हमारे थिक्सोट्रॉफी के बारे में। तो प्लास्टिक फ्लो होता क्या है? प्लास्टिक फ्लो एक नॉन न्यूटोनियन सिस्टम है और यहाँ बिंगम प्लास्टिक लिखा हुआ है, तो ये क्यों है इसको भी हम आगे देखेंगे। तो प्लास्टिक फ्लो मैं बताता हूँ आपको आसान शब्दों में क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाने के बाद ही लिक्विड में फ्लो स्टार्ट होता है, हमारे सिस्टम में फ्लो स्टार्ट होता है। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो होता है जिसको लगाने के बाद फ्लो स्टार्ट होगा उसको हम लोग यील्ड वैल्यू के नाम से जानते हैं। यील्ड वैल्यू हम उसे बोलते हैं, है ना। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्लास्टिक फ्लो सिस्टम्स आर दोज सिस्टम्स दैट डू नॉट बिगिन टू फ्लो अंटिल अ सर्टेन मिनिमम स्ट्रेस। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगता है इन सिस्टम्स को फ्लो करवाने के लिए, उसे हम यील्ड वैल्यू कहते हैं ना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपने एक पत्थर को एक रस्सी से बांधा और अब आप उसको एक उंगली से उठाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आप उस पर उंगली से उठाने की कोशिश कर रहे हो तो वो भारी है, पहले नहीं उठेगा। जैसे आप उस पर दो उंगली से उठाओगे तो भी वो नहीं उठ रहा। फिर जैसे आप उस पर तीन उंगलियां लगाकर उसको उठाना चाह रहे हो और फिर अगर वो उठ रहा है तो आपने देखा कि तीन उंगलियां को जितना फोर्स लगाने के बाद ही पत्थर में मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है इन सिस्टम्स को फ्लो करवाने के लिए, उसको हम यील्ड वैल्यू बोलते हैं ना। यील्ड वैल्यू क्या होती है हमने देखा। यील्ड वैल्यू हमारी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है जो प्लास्टिक फ्लो या फिर कुछ सिस्टम्स को फ्लो करने में लगती है। Yield value is the minimum stress required to break the internal structure of the system and initiate flow। जो हमारा सिस्टम होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को तोड़ती है, पार्टिकल्स में मूवमेंट स्टार्ट करवाती है, उसी को हम यील्ड वैल्यू कहते हैं ना। यील्ड वैल्यू वह न्यूनतम बल है जो प्रणाली के आंतरिक संरचना को तोड़कर प्रवाह प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होता है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू फ्लो एनी सिस्टम, है ना। इसके बाद देखेंगे इजी एक्सप्लेनेशन कि ऐसा होता क्यों है। प्लास्टिक सिस्टम्स बिहेव लाइक सॉलिड एट रेस्ट। जब जो है हमारे प्लास्टिक फ्लो सिस्टम्स होते हैं ये रेस्ट पे रहते हैं तो एक सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ठोस रहते हैं। जब इन पे आप थोड़ा फोर्स अप्लाई करोगे तो इनके अंदर कोई फ्लो नहीं होता, है ना। थोड़ा फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्लो नहीं हो रहा है। व्हेन फोर्स एक्सीड्स यील्ड वैल्यू, जब वो यील्ड वैल्यू हमारी जो होती है उस मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लगने के बाद ये जो सिस्टम्स होते हैं ये फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं ना। जब आप यील्ड वैल्यू के बाद फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे तो इनके अंदर मूवमेंट हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यहाँ यील्ड पॉइंट है हमारा, तो यहाँ तक इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, बिल्कुल फोर्स आप कितना ही लगा लो। फिर जैसे ये हमारे यील्ड पॉइंट को क्रॉस करेगा तो एक लीनियर लाइन बन जाएगी, जितना आप फोर्स लगाते जाओगे उतनी इसकी शेयर रेट बढ़ती जाएगी। इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। आफ्टर द यील्ड पॉइंट द सिस्टम शोज लीनियर फ्लो सिमिलर टू न्यूटोनियन सिस्टम। मैंने बताया ना ये यील्ड पॉइंट के बाद एकदम सिमिलर स्ट्रेट लाइन शो करेगा, जो किसके सिमिलर होती है, हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स के सिमिलर होती है। जितना शेयर स्ट्रेस लगाओगे उतनी शेयर रेट बढ़ती जाएगी। ये हमारे न्यूटोनियन लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका बिहेवियर कैसा हो गया, यील्ड पॉइंट से पहले कोई फ्लो नहीं है हमारे लिक्विड में, बिल्कुल भी फ्लो नहीं आ रहा, और यील्ड पॉइंट के बाद एकदम लीनियर फ्लो शो कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह। तो ये आप याद रख सकते हो कि यील्ड वैल्यू से पहले सिस्टम में कोई फ्लो नहीं हो रहा है और यील्ड वैल्यू के बाद एकदम लीनियर फ्लो शो कर रहा है हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह। चलिए आगे देखते हैं इसके फ्लो कर्व के बारे में, चार्ट के बारे में हम देखते हैं कि इसका ग्राफ हमें क्या बताता है। ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है ये बिल्कुल जहां एक्सेस होती है यहां से पास नहीं करता है। ए स्ट्रेट लाइन अपीयर्स ओनली आफ्टर यील्ड पॉइंट। एक मिनिमम अमाउंट, जैसे मान लीजिए ये फोर्स है ना, ये और ये रेट है,
तो इसके अंदर क्या होगा, आप मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, और इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। फिर एक टाइम आएगा जब ये यील्ड पॉइंट क्रॉस कर जाएगी ये हमारे फ्लूइड्स, तो उसके बाद इसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगा। फिर जितना फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा इसकी फ्लो की रेट या फ्लो की स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। यही ये पॉइंट बोल रहा है। इंटरसेप्ट ऑन शियर स्ट्रेस एक्सिस रिप्रेजेंट यील्ड वैल्यू। जहां हमारा शियर स्ट्रेस और शियर रेट दोनों इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हमारा यील्ड वैल्यू पॉइंट या यील्ड पॉइंट, है ना। This type of behavior is also called बिंगम प्लास्टिक बिहेवियर। ये जो प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक फ्लो या प्लास्टिक सिस्टम्स की, जिसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगता है हमारे सिस्टम को फ्लो करवाने के लिए, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक बिहेवियर या हमारे बिंगम प्लास्टिक फ्लो प्रॉपर्टी, है ना। आप इसको याद रखिएगा, जो बिंगम प्लास्टिक फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बाद ही सिस्टम में फ्लो स्टार्ट होता है। चलिए आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं, आपने टूथपेस्ट की ट्यूब में देखा होगा कि नॉर्मल आप अगर उसको छोड़ते हो तो उसके अंदर जो पेस्ट है बाहर नहीं आता, फिर जब आप उसको दबाते हो, उस पर फोर्स लगाते हो, तो उसके अंदर से टूथपेस्ट बाहर आती है। सेम उसी तरीके से हमारे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स वगैरह होती है, जो बीटाडीन होती है वो, इसके साथ जो हमारी कुछ क्रीम्स होती है और कुछ सस्पेंशंस में भी ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस की, हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में इसकी क्या इंपोर्टेंस है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रिवेंट्स लीकेज फ्रॉम कंटेनर्स ड्यूरिंग स्टोरेज। जब ड्रग को इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप लोग बना लोगे और फिर उसको आप स्टोर करोगे तो उनके अंदर लीकेज नहीं होगा। लीकेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब तक उनपे फोर्स नहीं लगेगा तो उनमें फ्लो ही नहीं हो रहा। जब फ्लो नहीं होगा तो लीकेज होने के चांसेस भी नहीं है ना। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। फ्लोज इजीली व्हेन स्क्वीज्ड और फोर्स इज अप्लाइड। जैसे आप वो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है, उस पर आप जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे या उसको स्क्वीज करोगे, दबाओगे, तो उससे पेस्ट बाहर आने लगेगा। यानी एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, हम हमारे अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। आइडियल फॉर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। सेमी सॉलिड जो डोसेज फॉर्म्स होती है, जो हमारे पेस्ट वगैरह होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा आइडियल है, बहुत ज्यादा डिजायरेबल है ना। This is why ointments and creams are formulated by plastic systems। इसीलिए जो हमारे ointments होते हैं, दवाइयां, जो कुछ ड्रग्स होते हैं और हमारी कुछ क्रीम्स होती है, उनको प्लास्टिक सिस्टम वाली प्रॉपर्टी का यूज करके बनाया जाता है। उनके फॉर्मुलेशन में प्लास्टिक सिस्टम्स का यूज किया जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी, जब फोर्स लगाने पर ही फ्लो स्टार्ट होता है, और एक नॉर्मल फोर्स नहीं, एक यील्ड पॉइंट के बाद अगर आप फोर्स लगाओगे तब मूवमेंट होगा, उससे पहले आप फोर्स लगा रहे हो तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं थिक्सोट्रोफी। हमने प्लास्टिक फ्लो को अच्छे से पढ़ लिया, उसके बारे में हमने जान लिया वो क्या होता है, और बिंगम प्लास्टिक बिहेवियर को भी हमने देख लिया। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे थिक्सोट्रोफी को। जैसे आप इसका नाम देख पा रहे हो थिक्सोट्रोफी, ये आपको सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स या जटिल लग रहा होगा। ठीक उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी भी थोड़ी जटिल है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक ऐसे आसान तरीके से इसको समझाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आसान भाषा में कि थिक्सोट्रोफी होती क्या है। थिक्सोट्रोफी के अंदर हमारी जो विस्कोसिटी होती है उसका और टाइम का रिलेशन होता है। होता क्या है थिक्सोट्रोफी सिस्टम्स के अंदर, जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो लिक्विड के अंदर फ्लो होना स्टार्ट होगा और विस्कोसिटी गिर जाती है। यही नॉर्मल लिक्विड्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। पर थिक्सोट्रोफी में क्या होगा, एक ट्विस्ट आएगा कि जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया तो फ्लो स्टार्ट हुआ, विस्कोसिटी कम हो गई, पर फिर जैसे आपने उस सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, उसको रेस्ट पे छोड़ दिया, तो उसके अंदर जो उसकी विस्कोसिटी है वो फिर से वापस आ जाती है, फिर से वो वापस डेंस हो जाता है ना। तो विस्कोसिटी वापस रीगेन हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग थिक्सोट्रोफी बोलते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। थिक्सोट्रोफी इज अ टाइम डिपेंडेंट रिवर्सिबल डिक्रीज इन विस्कोसिटी। ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। यानी आप इसको रेस्ट पे छोड़ दोगे, ज्यादा टाइम दोगे, तो इसकी जो विस्कोसिटी जो गिरी है वो फिर से रिवर्स हो जाएगी। इसीलिए इसको टाइम डिपेंडेंट रिवर्सिबल डिक्रीज इन विस्कोसिटी कहा गया है। When a system is subjected to constant shear stress, जब आप उस पे लगातार constant stress या force लगा रहे हो तब तक उसकी viscosity गिरती जाएगी। जैसे आप उसको रेस्ट में छोड़ोगे उसकी viscosity वापस से आ जाएगी, है ना। तो इसके पॉइंट्स देखेंगे, की फीचर्स देखेंगे, इसमें क्या क्या खूबियां हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन ऑन शेकिंग और स्टीयरिंग।
जैसे ही आप लिक्विड को हिलाते हो या उसके स्टिर करते हो, शेक करते हो, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो ब्रेक होता है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर बिखर जाते हैं, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और विस्कोसिटी गिर जाती है। स्ट्रक्चर रीबिल्ड्स व्हेन द सिस्टम इज केप्ट एट रेस्ट। जब सिस्टम को नॉर्मल छोड़ दिया, रेस्ट करने दिया, तो उसकी विस्कोसिटी फिर से आ जाती है, उसके जो अरेंजमेंट होता है उसके स्ट्रक्चर का वो फिर से बन जाता है ना। विस्कोसिटी डिक्रीजेज अंडर स्ट्रेस एंड इंक्रीजेज अगेन ऑन स्टैंडिंग। यानी जैसे ही आप फोर्स लगाओगे हमारे उस सिस्टम पे तो उसकी विस्कोसिटी गिरती जाएगी, फिर जैसे आप उसको नॉर्मल छोड़ दोगे रेस्ट पे तो उसकी विस्कोसिटी फिर से इंक्रीज होने लग जाएगी नॉर्मल पॉइंट तक, है ना। ये इसमें होता है। इसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे कि कैसे हमारे थिक्सोट्रॉफी का ग्राफ बनता है। ग्राफ शोज ए हिस्टेरेसिस लूप, एक हिस्टेरेसिस लूप शो करता है। मतलब ये जो हमारा ग्राफ है ये हिस्टेरेसिस लूप शो करेगा। कुछ इस तरीके की लूप आपको इसमें देखने को मिलेगी, एकदम आइडेंटिकल। जिस टाइम पर जैसे ये विस्कोस फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो विस्कोसिटी गिरती जा रही है ना। फिर क्या होगा, जैसे आपने इस पे फोर्स लगाना बंद कर दिया तो इसकी विस्कोसिटी फिर से बढ़ती जाएगी और इसका फोर्स कम होता जाएगा। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ग्राफ से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आपको ये हिस्टेरेसिस लूप वाला ग्राफ देखकर तुरंत पता लगा लेना है कि ये तो हमारे थिक्सोट्रॉफी का ग्राफ है और इसको करेक्ट मार्क करके आना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपवर्ड कर्व एंड डाउनवर्ड कर्व। जो हमारी अपवर्ड कर्व है और जो डाउनवर्ड कर्व है इस ग्राफ के अंदर, इन दोनों में फर्क होता है। द एरिया बिटवीन द कर्व्स रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन एंड रीबिल्डिंग। अब फर्क कैसे होता है दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड लाइंस के अंदर? अपवर्ड वाली क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे आप फोर्स लगा रहे हो इसकी विस्कोसिटी गिरती जा रही है, और डाउनवर्ड क्या शो कर रही है, जैसे जैसे इसका फोर्स कम होता जा रहा है, ये रेस्ट पे आ रहा है, वैसे वैसे विस्कोसिटी फिर से बढ़ती जा रही है। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये बताता है हमारे थिक्सोट्रॉफी और हिस्टेरेसिस लूप के बारे में। ये बताता है कैसे स्ट्रक्चर टूट रहा है और कैसे फिर से बन रहा है, इसको शो करता है ये इसके बीच का एरिया, है ना। हिस्टेरेसिस लूप इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क, है ना। आइडेंटिफिकेशन मार्क है किसका? हमारे थिक्सोट्रॉफी का। आपको अगर एग्जाम्स में ऐसा ग्राफ देखने को मिले जिसके अंदर आपको हिस्टेरेसिस लूप देखने को मिली है, तो आपको इससे तुरंत पता लगा लेना है कि ये तो हमारी थिक्सोट्रॉफी को पूछ रहा है, तो आपको इससे पता लगा लेना है ना। इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशंस कुछ होते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उनके अंदर इसका यूज होता है। कुछ जेल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है, और हमारे कुछ इमल्शंस होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? थिक्सोट्रॉफी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं थिक्सोट्रॉफी इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की। जो ड्रग्स के फॉर्मुलेशन होते हैं उसके अंदर इसका क्या यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ थिक्सोट्रॉफी को देखते हैं। प्रिवेंट्स रैपिड सेडिमेंटेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। जब हम किसी ड्रग को स्टोर कर देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन होने लग जाते हैं, बट ये उसके रैपिड जो सेडिमेंटेशन होता है, अचानक से जो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, उस चीज को रोकती है हमारी थिक्सोट्रॉफी। अलाउस इजी पोरिंग आफ्टर शेकिंग। जैसे आप उस ड्रग को या वो कंटेनर है उसको शेक करोगे तो ड्रग के अंदर फिर से विस्कोसिटी कम हो जाएगी और उसको पोर करना इजी हो जाएगा। इंश्योर्स यूनिफॉर्म डोज एडमिनिस्ट्रेशन। डोजेज फॉर्म में एक यूनिफॉर्मिटी आती है, एक समान हो जाता है पूरा डोजेज फॉर्म, जिससे उसको यूज करना काफी आसान हो जाता है। विदाउट थिक्सोट्रॉफी, बिना थिक्सोट्रॉफी के क्या होगा कि प्रोडक्ट में सेटल परमानेंटली, उसके जो पार्टिकल्स है वो आसानी से पूरे सेटल डाउन हो जाएंगे और वो जम भी सकता है, एकदम सॉलिड भी बन सकता है। और में बिकम टू थिक, और बहुत ज्यादा थिक भी हो सकता है कि उसकी विस्कोसिटी अगर बढ़ती ही जाए तो वो ज्यादा थिक हो जाएगा, तो भी वो बिना किसी काम का नहीं रहेगा। बोथ कंडीशंस आर अनएक्सेप्टेबल। दोनों ही कंडीशंस अस्वीकार्य है, मतलब दोनों एकदम प्रॉब्लम कोजिंग है ना। तो इसीलिए इन चीजों से बचाती है हमारी थिक्सोट्रॉफी। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ओरल सस्पेंशन जो होते हैं, आपने कफ सिरप वगैरह देखे होंगे, तो उन डॉक्टर वगैरह या जो फार्मासिस्ट है वो आपको बताता होगा कि इसको यूज करने से पहले बोतल को अच्छे से शेक करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि थिक्सोट्रॉफी प्रॉपर्टी की वजह से जो उसका फ्लूइड है या उसका लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और उसको पोर करना आसान हो जाएगा। अब जो इंजेक्टेबल सस्पेंशन होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं या जो हमारे नर्सिंग वाले होते हैं, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं तो जो वो शीशी होती है कांच की उसको अच्छे से शेक करते हैं ताकि मेडिसिन उसके अंदर जो है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए।
टॉपिकल जेल्स होते हैं जो हमारे टॉपिकल रीजन यानी स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं, उनके अंदर भी ये देखने को मिलती है। अब आइडियल थिक्सोट्रोफी सिस्टम क्या होता है, मतलब एकदम आइडियल जो हमारा थिक्सोट्रोफी सिस्टम होता है वो क्या होता है देखते हैं। हाई विस्कोसिटी एट रेस्ट, मतलब जब रेस्ट पे रहेगा सिस्टम तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी जो कि हमारे ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। और लो विस्कोसिटी अंडर स्ट्रेस, जैसे उस पर फोर्स लगेगा तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और प्रोवाइड्स अनस्टेबिलिटी, और हमारे ड्रग को अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। क्या होगा, जैसे फोर्स लगेगा फ्लो बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी गिर जाएगी और पार्टिकल्स में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इस अनस्टेबिलिटी की वजह से वो जो हमारा लिक्विड है, जो सिस्टम है, उसको पोर करना आसान हो जाएगा और यूज करना भी आसान हो जाएगा। दिस बैलेंस मेक्स फॉर्मुलेशन स्टेबल एंड प्रैक्टिकल। ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे रेस्ट पे हमारे स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है और जैसे उस पर फोर्स लगाओगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डिजायरेबल है फॉर्मुलेशंस के अंदर, और ये एक परफेक्ट स्टेबल और प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन को बनाने में मदद करती है। एक बहुत ही बेहतरीन ड्रग का फॉर्मेशन करने में ये प्रॉपर्टी इसमें मदद करती है ना। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसी एग्जाम ट्रिक्स जिनकी वजह से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिनकी वजह से आप ये जो रिवीजन कर सकते हो इस कंप्लीट चैप्टर का, और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जिनकी वजह से आपको पूरा टॉपिक कंप्लीटली याद आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ना, ध्यान से पढ़िएगा। ये जो कुछ पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी डिक्रीजेज, जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कम हो जाएगी। इसका कारण क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीजेज और मोलिकुलर मूवमेंट इंक्रीजेज। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो एटम्स को, आजू बाजू वाले जो एटम्स होते हैं, किसी भी पार्टिकल के आजू बाजू वाले पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके रखता है, उनको आपस में खींच के रखता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो वो फोर्स कम हो जाता है और मोलिक्यूल्स में मूवमेंट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, हीट की वजह से। तो इस वजह से विस्कोसिटी कम हो जाती है क्योंकि फ्लो बढ़ जाता है ना। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स क्या होते हैं, जिनके अंदर विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वो हमारे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स होते हैं। स्यूडोप्लास्टिक और प्लास्टिक सिस्टम्स है ना, वो हमारे सबसे ज्यादा डिजायरेबल है फार्मेसी के अंदर, फॉर्मुलेशंस के अंदर। इनकी ये जो प्रॉपर्टीज है, इन्हीं की वजह से ये बहुत ज्यादा डिजायरेबल है। और हमारे जो डाइलेटेंट सिस्टम्स होते हैं ये अनडिजायरेबल है, क्योंकि इनके अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इसलिए एकदम अनडिजायरेबल और प्रॉब्लम कोजिंग प्रॉपर्टीज है, इसलिए बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल है। इसके बाद देखेंगे जो हमारी थिक्सोट्रोफी होती है, आइडेंटिफाइड बाय द हिस्टेरेसिस लूप। जो हिस्टेरेसिस लूप मैंने आपको बताया था, उसको देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये थिक्सोट्रोफी की बात हो रही है। और जो इसका रिवर्सिबल बिहेवियर होता है हमारी विस्कोसिटी का, इन सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस लगाने पे विस्कोसिटी कम होती है, रेस्ट पे आने पे विस्कोसिटी फिर से रीगेन हो जाती है। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से आप थिक्सोट्रोफी को याद रख सकते हो। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्लास्टिक फ्लो और थिक्सोट्रोफी को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो हमारा ऐप है कटारिया फार्मेसी ऐप, उस पर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाएंगे, तो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।